हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शिक्षक प्रशिक्षण, जो कि दीक्षा ऐप पर चल रहे हैं। उसमें तीसरे पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे या तीसरा प्रशिक्षण हम देखेंगे, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। ठीक ना, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सभी शिक्षक भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन के लगभग का इसमें दिए गए हैं समथिंग। और आप जब भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे पाठ्यचर्या पर, समावेशी कक्षा वाले ऐप में, तो वहाँ पर उस जब प्रशिक्षण का मूल्यांकन आप देंगे, प्रशिक्षण के मूल्यांकन में आपको 20 प्रश्न सॉल्व करने रहेंगे। इसमें रहेंगे लगभग 40 प्रश्न हैं। तो ये क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं आएंगे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं आएंगे, बल्कि ये क्वेश्चन हो सकता है कोई से भी 20 क्वेश्चन आपको मिले तो हो सकता है वीडियो को बीच में स्किप करके या बार बार फिर रिपीट करके उसको आपको देखना पड़े, लेकिन पूरे क्वेश्चन इसी में सम्मिलित रहेंगे। आपको देखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगी, तो आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन के आंसर रहेंगे वो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है? तो ये यहाँ पर उत्तर रहेगा वैश्विक भाईचारा। ठीक ना, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस पर आधारित है? वैश्विक भाईचारा यहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, एक पाठ्यक्रम इसे सभी पाठ्य पुस्तक को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है। तो ये इस तरह सही रहेगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है? तो डिजाइन पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। ठीक ना, बाकी सब पाठ्यक्रम के घटक होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी, मूल्यांकन, उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल, ये सब पाठ्यक्रम के घटक हैं वास्तव में, लेकिन डिजाइन करना ये पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? तो ये एनसी ऐप और पाठ्य पुस्तक के बीच में रखा जाता है इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्यचर्या की घटनाओं में शामिल नहीं है। तो पाठ्यचर्या की घटना में शामिल नहीं है, इसमें शिक्षक की भर्ती और स्थानांतरण की प्रक्रिया को इनमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा? प्रश्न का उत्तर दे दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करें। ये उत्तर आप टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होंगे यदि वह दृष्टिबाधित है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो ये पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी 1986 में तैयार की गई थी। तो ये आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा, फिर इसके बाद दिया गया है खालिस्तान। तो आपको लिखना है इसमें, कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। ठीक है ना, समावेशी विविधता का जश्न मनाने से तात्पर्य होती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले बच्चे आते हैं, इसलिए कहा गया ऐसे विविधता का जश्न मनाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर कक्षा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल पाठ्यक्रम हमारी खालिस्तान से अपनी सामग्री का चयन करता है। तो ये हमारी संस्कृति से सामग्री का चयन करता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो विद्यालय का स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सभी चीजें वहाँ पर महत्वपूर्ण है। विद्यालय समावेशी कक्षा के लिए माता पिता का सहयोग भी चाहिए, हमें समुदाय का समर्थन भी चाहिए, शिक्षक की भूमिका भी चाहिए, लेकिन हमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो विद्यालय का स्थान ही हमें महत्वपूर्ण नहीं है, विद्यालय कहीं भी संचालित हो सकता है। 13 नंबर पर बात करेंगे हम, यूडीएल किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है? तो यूडीएल वास्तव में देखा जाए तो उनकी क्षमता और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्रों के साथ अच्छा काम करता है, सभी प्रकार के छात्रों की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे, समान विकलांगता वाले दो बच्चों को कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी समान विकलांगता वाले दो बच्चों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यू
डी अधिनियम 2016 समावेशी कक्षा जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं को शिक्षा की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है यहाँ सभी एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। ऐसी प्रक्रिया में इन्हें शामिल करना है। ये उत्तर इनका रहेगा। ग्रीन से जो भी लिखा है मैंने वही उसका उत्तर आंसर रहेगा और मैं इसे समझा रहा हूँ। ठीक है, 16 नंबर पर देखेंगे समावेशी शिक्षा और अधिनियम की ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से अनुकूलित किया जाता है विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। क्योंकि जहाँ बात चल रही है समावेशी शिक्षा की, समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, विकलांग और गैर विकलांग। ठीक, अब 17वें नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन यूडीसी के लिए निम्न की आवश्यकता नहीं है? विशेष रूप से विशेष सीखने की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने को अनुकूलित या डिजाइन करें, इसे अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। गुप्त हिडन पाठ्यचर्या क्या है? अध्ययन की औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकती। ये वास्तव में हिडन या गुप्त पाठ्यचर्या है। और 19 नंबर अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या के लिए मान्य नहीं है? तो भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, यह मान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं, तो क्या स्पष्ट करते हैं? एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास का ज्ञान, कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और दृष्टिकोण का विकास स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे अगला क्वेश्चन। उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूल में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये समावेशी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल का निर्माण किसको पूरा करने के लिए किया गया है? तो यहाँ सभी छात्राओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। गैर वैकल्पिक संचार प्रणाली मदद करती है इन बच्चों के साथ संबंध स्थापित करने में। बच्चे विकलांग और बिना विकलांग वाले बच्चे दोनों प्रकार के इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। सीखने के प्रतिफल शिक्षक की मदद करते हैं पाठ्य पुस्तक से पढ़े जाने में। इसमें और भी विकल्प नीचे शामिल हैं, 3-4 पॉइंट इसमें शामिल हैं। मैं केवल यहाँ पर एक ही पॉइंट लिख रहा हूँ, आप आगे इसमें और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये 4 बिंदु शामिल हैं। आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। ठीक ना। अगला यहाँ पर देखिए। यदि कोई राज्य एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं के संदर्भ में, तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एनसीएफ का उच्च शिक्षा पर कोई असर नहीं है, अर्थात जो कॉलेज वगैरह जो भी चलते हैं, महाविद्यालय चलते हैं, उनकी उसकी रूपरेखा पर, पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर कोई असर नहीं है उनका। ठीक ना। अगला यहाँ पर देखते हैं हम। स्कूली पाठ्यक्रम की मुख्य चिंता है बच्चों का समग्र विकास करना, ये मुख्य चिंता इनकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषता क्या है? तो ये अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य के विद्यार्थियों के हितैषी हों और चिंतनशील हों। ठीक, यहाँ देखेंगे स्कूल पाठ्यक्रम किस संस्कृति को दर्शाता है? तो स्कूल पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्यचर्या की तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो पाठ्यचर्या प्रारूप के रूप में जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम। एनईपी 2020 स्कूल शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? 5+3+3+4 में बदलने का प्रस्ताव प्रदान करता है। ठीक ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक रूप से वंचित समूह एसडीजी से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए इन निम्न में से क्या फायदेमंद नहीं होगा? यूनिफॉर्म फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्म चलाएंगे सभी के लिए लागू नहीं है। बाधा रहित सुगम मार्ग विद्यालय होना चाहिए, पड़ोस की मुख्य धारा का विद्यालय होना चाहिए, समता मूलक समावेशी विद्यालय होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म
नहीं होना चाहिए, ये फ़ायदेमंद नहीं रह पाएगा, इसलिए यहाँ पर ये लगाया गया है। 33वें नंबर का बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? ये इसका उत्तर है, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया है और अप्रैल 2010 में से लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में प्रस्तावित समावेशन निधि से आने वाले बच्चे संबंधित होते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चे इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, इसका सिद्धांत नहीं है। अगला बिंदु क्वेश्चन, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? छात्रों के सीखने के प्रतिफल से स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित की जाती है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, निर्धारित समय के में कवर की जाने वाली विशिष्ट शिक्षा के लिए किसी विषय में शामिल की जाने वाले विषयों की रूपरेखा कहलाती है। तो ये एक प्रकार से पाठ्यक्रम है, ये समय में बांधा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, वो भी कितना, 6 से 14 वर्ष की आयु और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बीच का अधिकार इसमें शामिल रहेगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम, आकलन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो सीखने में अंतर की पहचान करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना। अर्थात सीख रहे हैं बच्चे, उनमें हमें अंतर पहचान करना है, किस तरीके से सीख रहे हैं, कितना अंतर है, और पहचान करने के बाद उन्हीं को फिर हमें सहायता प्रदान करना है। तो ये उसका वास्तविक उद्देश्य है आकलन का। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या के लिए मान्य नहीं है? यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, यह कथन मान्य नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आप 1 बाई 1 इन्हें देख सकते हैं। हो सकता है कि आप जो पहला क्वेश्चन निकालें, हो सकता है वो लास्ट में हो या बीच में हो, जो आपका पहला क्वेश्चन है, और जो आपको हो सकता है वो तीसरे नंबर पर जो लास्ट क्वेश्चन हो आपको पहले नंबर पर हो। तो ऐसा आपको वीडियो को इधर उधर स्किप करके भी देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखेंगे और पहले क्वेश्चन पे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे और 40 क्वेश्चन देखने लगेंगे, पूरे 40 क्वेश्चन देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा, फिर दूसरे क्वेश्चन पे फिर देखना पड़ेगा। इसलिए आप बीच में स्किप करके भी बार बार आगे पीछे करके भी रिवर्स करके भी वीडियो को देख सकते हो, ये आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। इससे आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अन्य कक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए, कक्षा 11 और 12 के लिए रसायन विज्ञान की वीडियो मौजूद है, 9 और 10 के लिए विज्ञान विषय के लिए वीडियो मौजूद है प्ले स्टोर पर।